आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको बिजनेस समझा सकते हैं, पर जब तक आप उसकी नीड, उसकी ज़रूरत स्वयं से अपना परिचय नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज़ें बेमाने हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, राइट। तो हमारा जो शरीर है इसके बारे में हम जानते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड बॉडी सिस्टम्स। क्या है हमारा शरीर, किन चीज़ों से बना है, इसके अंदर क्या क्या होता है, राइट। तो कुछ इस तरह से हमारी बॉडी दिखती है। सबसे पहले चलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो किस बेसिक चीज़ से बना हुआ है। तो जो हमारा शरीर है इसके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा पूरा शरीर 63 खरब कोशिकाओं से भी ज़्यादा कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो एंटिटी होती है वो होती है सेल, यानी कि कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। सेल्स का अगर मैं कंपैरिजन दूं, एग्जांपल दूं, तो क्या हो सकता है, जो आपकी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसके अंदर जो एक छोटी ईंट होती है, कुछ उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर सेल होती हैं, कोशिकाएं होती। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, ठीक, तो क्या बनता है, टिश्यूज। कि आपका जन्म हुआ उससे पहले कितने स्टेप्स आपने लिए थे, तो वो एक सेल था जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। वो सेल में बहुत सारे जब सेल्स मिले जिनको हम टिश्यूज बोलते हैं, तो वहां बना ब्लास्टोसिस्ट। बहुत सारे जब टिश्यूज मिले तो बना ऑर्गन। 3 महीने के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसका ब्रेन डेवलपमेंट चालू हो जाता है, हार्ट में बीट आ जाती है और किडनी सिस्टम बनना चालू हो जाता है। तो ये होता है ऑर्गन सिस्टम। जब बड़े सारे ऑर्गन्स एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं, एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं, तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी में लगभग 11 से 12 ऑर्गन सिस्टम हैं। अच्छा, जब बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ एकत्रित होते हैं तब क्या बनता है, तो बनती है ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर 11 ऑर्गन सिस्टम हैं जो कि हमें किसी भी अवस्था, किसी भी सर्कमस्टांसेस में बैलेंस करके रखते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अभी बहुत सर्दी थी थोड़े समय पहले, 2-3 महीने पहले, आपकी बॉडी को कोई मेजर तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उसने इस चीज़ को मैनेज कर लिया। ये जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, स्वयं को स्टेबलाइज करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। वातावरण के हिसाब से आप अपने शरीर को मैनेज कर लेते हो। तो आप नहीं करते हो, जो 11 ऑर्गन सिस्टम है ये करते हैं। भद्दर गर्मी में भी आप सरवाइव कर लेते हैं, बारिश में भी सरवाइव कर लेते हैं, भयंकर स्ट्रेस भी आपकी बॉडी को बहुत परेशान नहीं कर पाती, आप सरवाइव कर लेते हैं, राइट। तो हर कंडीशन में जो आपकी बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, होम्योस्टैसिस का सिस्टम है, दैट इज मेंटेन्ड बाय दीज 11 ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। वो सिस्टम जिससे हमारा शरीर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसे करके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज 11 सिस्टम्स आर देयर, राइट। तो इनमें से हम 9 के बारे में अभी आपको थोड़ा और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि उसके बाद के जो सिस्टम्स हैं वो थोड़ा उनका डेप्थ में समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो हमारे शरीर की चयापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, मैनेज करता है। इसका काम क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल्स खाते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कराकर ब्लड स्ट्रीम में भेजना, जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं उनका इस्तेमाल कर पाएँ। हम जो भी खाते हैं उसको कहाँ पहुँचना होता है, हमारी कोशिकाओं में, क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। और अगर कोशिका में कोई न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हमारा शरीर वीक हो जाएगा, हमारे शरीर में तरह तरह की दिक्कतें आने लगेंगी। तो अब ये शुरू कहाँ से होता है, इसके अंदर मेन ऑर्गन्स क्या है, माउथ, जिससे आप चबाते हैं, जिसमें आपको 32 दांत मिले हुए हैं, ठीक। चबाने में क्या होता है, जो सलाइवा है वो खाने के साथ मिक्स होती है और खाने को हल्का बनाती है, सुपाच्य बनाती है, और मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। दूसरा होता है ईसोफेगस, यानी कि ये जो पाइप है,
खाना हमने मुंह में चबाया, कहा भी गया है कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाइए, क्योंकि खाना मुंह से ही एकदम सिंपलर फॉर्म में मतलब फॉर्म हो जाता है। और जो सलाइवा होती है, जो हमारी सलाइवा होती है, स्टिकी होती है। इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, और खाने को बहुत सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाली मुंह ही है जहाँ पे दांत हैं, बाकी ना तो इसोफेगस में है, ना स्टमक में है, ना इंटेस्टाइन में है, ना कहीं है। तो खाना सिर्फ यहीं पे चबाया जा सकता है। तो माउथ में सलाइवा ने केमिकल बैकग्राउंड किया और खाने को सॉफ्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर इसोफेगस हमारे खाने को माउथ से लेकर पेट में, स्टमक तक लेके जाता है। अब स्टमक के अंदर में भयंकर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कि बहुत बढ़िया, उसको दिन भर भूख लगेगी, सब खा के पचा जाएगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा। जिसके बॉडी में सही एसिड का सेक्रेशन होता है, जिसको हम हिंदी में जठराग्नि भी बोलते हैं। तो जिसके पेट में अच्छे लेवल ऑफ जठराग्नि यानी एसिड का सेक्रेशन होता है, उनका खाना बहुत अच्छा पचता है और उनका वजन भी नहीं बढ़ता है अगर वो एक्सेस भी खाना खा ले। कहते हैं ना, लोहा भी खा के पचा लेंगे। ये वाली जो कैपेसिटी होती है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। तो स्ट्रांग एसिड होता है लगभग pH 2 के बराबर का, जो कि खाने को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे फैट का भी ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे हर चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, ठीक। उसके बाद में जब ये फूड पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं, फिर ये खाना, इसको बोला जाता है काइम। नेक्स्ट स्लाइड। इसको बोला जाता है काइम, यानी एकदम सॉफ्ट हो चुका है आपका ये पूरा खाना। फिर यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये 3 ऑर्गन में खाना जाता नहीं है, लेकिन इन तीनों ऑर्गन के जो रसायन हैं, चाहे पैनक्रियास के, चाहे लीवर के, चाहे गॉल ब्लैडर के, इनके सबके रसायन स्टमक में रिलीज कर दिए जाते हैं और वहाँ पे वो अपना कार्य करते हैं खाना पचाने का। और ये जो खाना स्टमक में था काइम के फॉर्म में, वहाँ पूरा डाइजेस्ट होने के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतों में। छोटी आंतों के अंदर भी बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। और उसके बाद में, अच्छा एक चीज़ और है, छोटी आंतों में होती है विलाई। विलाई होता है ब्रश में, जैसे ब्रसल्स होते हैं ना, आप ब्रश यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे 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 ब्रसल्स होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपकी पूरी छोटी आंत में होते हैं जो कि खाने के हर एक पार्ट को पचाते हैं, पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद जो बचा वेस्ट होता है, देखिए हमारा शरीर एक ऐसा तंत्र है जो हर एक चीज़ का यूज़ करता है। वो किसी भी खाने को मतलब कितने स्टेप पे यूज़ किया जाता है कि उसमें कोई भी ऐसा चीज़ ना बचे जो कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब ना कर पाए, बॉडी से बाहर चला जाए, ठीक है। इसके बाद ये सारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उससे पहले सारा खाना शरीर एब्जॉर्ब कर चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाने के बाद रेडी होता है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बचा होता है। अब ये जितनी भी ऑर्गन की मैंने बात करी है, पहले तो आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन पैनक्रियास की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टमक की बात करूं, आजकल के समय में 60 से 70% लोग, समस्या कहाँ है, आजकल के समय में 60-70% लोगों का अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ठीक है। हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम लोगों के स्टमक में परमानेंट बनी है। आंतों में अल्सर्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आजकल के समय में। क्यों? क्योंकि हमारा खाने पीने का तरीका गड़बड़ है, लाइफस्टाइल गड़बड़ है, और हम जानते ही नहीं कि हमारे बॉडी में क्या है, तो हम कुछ भी खाते हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे शरीर को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये शुद्ध सिंपल भोजन करने से ही व्यवस्थित रहती हैं। इनको आपने बहुत फैंसी फूड दिया, ये नहीं पहचानते हैं बहुत फैंसी फूड। जितने ऑर्गन हैं ये नेचर ने बनाए हैं, तो इनको सिर्फ वही चाहिए जो नेचर ने डायरेक्ट दिया है। आपने इनको मैन मेड चीज़ों से अगर ज़्यादा पोषित किया तो ये कुछ समय तो आपको बैलेंस करेंगे, कुछ समय, क्योंकि होम्योस्टैसिस इसका प्रोसेस है, पर कुछ समय बाद ये ध्वस्त हो जाएंगे। और ये जो ऑर्गन्स हैं इनको ठीक करना आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उनके लिए बहुत आसान नहीं है। उसका एक ही तरीका है, नेचुरोपैथी, हर्बल सप्लीमेंट्स,
आयुर्वेदा, यही चीजें और आपका खुद का योग, मेडिटेशन, प्राणायाम। कहने का मतलब है प्राकृतिक जीवन ही इनको वापस दुरुस्त कर सकता है, वरना मेडिसिन के अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि ये इनको ठीक कर सके। और जब पेट की समस्या होती है तो आपको मिलता क्या है? पैंटोप्राजोल, ठीक है। और जितने भी प्राजोल ग्रुप की दवाएं आपको मिलती हैं गैस वाली, लोग 8-8 महीने खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, मतलब 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 सालों से लोग गैस की दवा खा रहे हैं। वो कहते हैं सुबह खा के नहीं निकलेंगे तो पूरे दिन हम खाना नहीं पचा पाएंगे। तो ये अपने आप में ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर किसी को भी आप समझिए कि ऐसी सिचुएशन में तुरंत उसको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उसकी इस जगह पे हेल्प कर देंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों में रिवाइव होके आएगा। चलते हैं अपने अगले सिस्टम की ओर। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा माउथ है जहाँ से खाना चबाया जाता है। फिर ये ईसोफेगस है। एक समस्या और है जो लोगों को यहाँ पे जलन की प्रॉब्लम होती है, गले में जलन, गले में खट्टी डकार, एसिड आ जाना। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी सुनी है या फेस करी है? सब करते हैं कभी ना कभी। आप रात में लेट खाना खाइए, हैवी खाना खाइए, आपको ये तकलीफ आ जाएगी। तो ये जो ईसोफेगस है, इसकी जो वॉल्स होती है बड़ी सॉफ्ट होती हैं। हमने अगर खाने को सही तरीके से चबाया नहीं, या हमारे स्टमक का एसिड सही से यूटिलाइज नहीं हुआ तो रिपल बैक कर जाएगा। या हमने खाना ज़्यादा खा लिया और उसके ऊपर 2 गिलास पानी पी लिया, तो पेट की इतनी कैपेसिटी है तो वो इतने तक तो हो गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा था उसने ऊपर भेज दिया, और एसिड जैसे ही आपके गले में आएगा आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो बहुत ध्यान रखने अपने इस ऑर्गन का। ईसोफेगस के बाद ये आपका स्टमक है, स्टमक के ऊपर लीवर, नीचे पैनक्रियाज, ये आपका अंदर जितनी भी छोटी छोटी सी घूमी घूमी सी नलिकाएं हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और कहा जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो आपके शरीर की जितनी हाइट है, कम से कम इतनी लंबी पाइप नुमा चीज़ होती है जिसके अंदर खाना पूरा मूव करता है, जिससे कि पचने का पूरा साधन मिले। और उसके बाद ये बाहर की लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कि सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद मल के द्वारा ये शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो इंटेस्टाइन का भी क्लीन रहना ज़रूरी है, वरना कॉन्स्टिपेशन जो कि बड़ी आम समस्या है हर इंसान के अंदर, वो आपके लिए आगे आते आपको दिखेगी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो सिस्टम जो कि आपके शरीर में जितना भी आप लिक्विड लेते हैं उसको फिल्टर करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में हम सॉलिड लेते हैं और हम लिक्विड लेते हैं। सॉलिड कैसे निकलता है? मल के द्वारा। लिक्विड कैसे निकलता है? आपकी यूरिन के द्वारा। तो ये कैसे फिल्टर होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसका पर्पस है टू गेट रिड ऑफ बॉडी ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। जितना भी आपने एक्सेस सॉल्ट लिया है, एक्सेस वाटर लिया है जो कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो शरीर से बाहर करना। प्लस ये जो हमारी यूरिन होती है ये शरीर से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भी लेकर बाहर निकलती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके शरीर में ज़्यादा है, आपके शरीर के लिए वेस्ट है, ये उसको बाहर निकाल देती है। इसके अंदर में इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है किडनी, दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। दोनों में फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद एक ब्लैडर होता है, बलून टाइप का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर की वो सारी यूरिन एकत्रित की जाती है। और जब वो लगभग आधे लीटर से ऊपर पहुँच जाती है तो हमें यूरिन का प्रेशर बनता है और हम उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ इस तरीके का होता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है? 2 किडनी है, इसके बाद नीचे आपका ब्लैडर है, और इसके साथ साथ आपका रीनल वीन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं, स्टोन बनने की समस्या, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर स्टोन, बहुत सारी तकलीफें इससे भी रिलेटेड होती हैं। ये कब होती हैं? जब हम गलत तरह का लिक्विड लेते हैं, लिक्विड कम लेते हैं, बहुत शुगरी लिक्विड लेते हैं, यानी कि जो हम ड्रिंक्स आजकल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम बेवरेज लेते हैं, बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करने लग जाते हैं, तो 1-2 दिन में तो दिक्कत नहीं होती, पर अगर हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये करते हैं तो हमारे इन ऑर्गन्स में समस्या आती है। और फिर आपको या तो बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग जाएगी, या स्टोन बनने लग जाएगा, किसी किसी की यूरिन रुक जाती है, नहीं आती, या इन्फेक्शन होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की समस्या इस ऑर्गन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इसका पर्पस होता है हमारे सेल्स को
फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करना और हमारे शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना, क्योंकि हमारे शरीर की ज़रूरत है ऑक्सीजन और हमारे शरीर की जो नीड नहीं है दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका बेसिक काम ये है कि ये CO2 को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी की सेल्स में एब्जॉर्ब कराता है। इसके अंदर मेजर ऑर्गन्स होते हैं नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया या नोज तो आप सब जान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे हमारी एयर जो होती है ये एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है एयर का, यानी कि हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो भी इसी से निकालते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन तो भी इसी से लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इसके बाद आता है फेरेंक्स, ये हमारे थ्रोट का ये वाला पार्ट है जिससे कि सांस अंदर और बाहर लंग से जो आती जाती है वो कंट्रोल होती है। लैरिंक्स होता है वॉइस बॉक्स, हमारा गला बैठ जाता है जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो गला बैठ जाता है, ठीक है, तो हम आवाज़ अच्छी नहीं निकाल पाते, गला बैठा बैठा लगता है, भारी होता है, तो वो काम होता है लैरिंक्स का। देन कम्स योर ट्रैकिया, इसको बोलते हैं विंड पाइप, जो कि आपके फेरेंक्स को आपके लंग्स से कनेक्ट करता है, तो ये होता है विंड पाइप। कई बार विंड पाइप का इन्फेक्शन आपको अस्थमैटिक वाली अस्थमा की प्रॉब्लम दे सकता है या किसी भी तरह की और दिक्कत दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आता है ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई जो आपके लंग्स में होते हैं। लंग्स सब जानते हैं कैसा होता है लंग्स, नेक्स्ट स्लाइड करना। ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, दो पार्ट, ये और ये। इसके अंदर जो आप ये छोटे छोटे गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, और जब एक ग्रुप में होते हैं तो उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये क्या करते हैं, आपकी जो भी ऑक्सीजन है ये एब्जॉर्ब करते हैं और अपने पास स्टोर करते हैं। हम लोग जब भी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार कहा जाता है आप सांस लीजिए और फिर आप उसको रोकिए, कहते हैं। ये जब आप रोकते हैं ना तो आपके लंग्स के अंदर एक वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी इज द ऑक्सीजन कंटेंट जो कि ब्रीदिंग के अलावा आपका लंग्स रोक के रखता है अपने लिए, कि अगर कहीं कोई सिचुएशन में आप कुछ सेकेंड्स के लिए सांस ना ले पाएं तो वो उसको यूज करें। तो दिस इज नोन एज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, जो कि इन ब्रोंक्यूल्स में स्टोर्ड रहता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ, कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में इस जगह इन्फेक्शन होने से इस पूरे एरिया में लोगों के कफ भर चुका था, इसमें पूरी लंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, कोई वाइटल कैपेसिटी नहीं थी। तभी जब लोग सांस लेने की कोशिश भी करते थे तो उन्हें सांस नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये वो पोर्शन था जिसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी यानी आपका नोज से लेकर थ्रोट तक, लोअर रेस्पिरेटरी यानी आपका लंग्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका इन्फेक्शन आप 1 मिनट भी सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे 10 दिन चलेगा, पानी हो सकता है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ना मिले चलेगा, पर सांस 1 मिनट भी आपने अगर नहीं ली तो आपका काम नहीं चलेगा। तो अभी के समय का, इस समय जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, दिस इज द ऑर्गन जिसकी सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसका ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डीप ब्रीदिंग। पुराने समय में डीप ब्रीदिंग एक ऐसा मेथड था जो हर कोई प्रैक्टिस करता था। डीप ब्रीदिंग आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके बॉडी में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन वाया एयर करना है उसको करने का प्रयास करता है। जो अगला सिस्टम है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जिससे हमारा दिल कनेक्टेड है। तो अपना दिल ज़रूर कनेक्ट करिए पहले अपने खुद के हार्ट से। दिल और हार्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिल मन की बात है और हार्ट हमारा शरीर में है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे हमने लंग्स की बात करी, ठीक है। तो लंग्स में ऑक्सीजन के थ्रू ब्लड आता है, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उस ब्लड को देता है, ठीक है, और फिर वो ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से समझिए, ये है हमारा हार्ट, ठीक है, उसके पीछे हमारे लंग्स, ठीक। हार्ट के अंदर में ये वीन्स जा रही है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। ये हमारे ऊपर के पार्ट से जो
यूज्ड ब्लड है और नीचे हमारे शरीर से जो यूज ब्लड है जो कि ऑक्सीजन सेल्स को दे चुका है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाता है हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट में 2, राइट में 2। मेरा जो राइट होगा, राइट, तो मेरा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल यानी ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारी बॉडी में जब ब्लड आएगा तो ऊपर के पार्ट में आया, उसके बाद उसको नीचे भेजा गया, नीचे भेजने के बाद उसको लंग्स में भेजा गया। ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या था, आपने सांस ली तो उसको ऑक्सीजन मिल चुकी है, तो उसके पास स्टोर हाउस है ऑक्सीजन का। तो आपके बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेशन मिला लंग्स में जाने के बाद। ठीक है, तो लंग्स में जाकर वो ऑक्सीजनेट हुआ, फिर वो आया आपके मतलब आपका जो, अगर आप अपनी तरफ से हार्ट को देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर वेंट्रिकल में आया और फिर वहां से बड़ी तेजी से यहाँ पे एक जो हम लब डब साउंड बोलते हैं ना, लब साउंड वो होती है जब हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो साउंड छोटी साउंड होती है। डब साउंड वो साउंड होती है जब आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेल किया जाता है आपके हार्ट से। आपके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो एओर्टा एक ऑर्गन है, एओर्टा एक बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी होती है आपकी बॉडी की, जो कि इतनी तेजी से डब साउंड के साथ वो प्रेशर क्रिएट करती है कि वो ब्लड आपके बॉडी के हर ऑर्गन को पहुंच पाता है। राइट, आप यहाँ भी महसूस करते हैं, आपको पल्स पता चलती है, आप पैर के भी हिस्से में महसूस करते हो, आपको पल्स पता चलती है, आप इधर भी महसूस करेंगे, पल्स पता चलेगी। तो वो इतना प्रेशर होता है कि वो आपको नसों तक में वो पल्स पता चलती है। राइट, तो ये ओवरऑल काम होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंस है आपके शरीर में ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से एक एक कोशिका तक पहुंचाना। राइट, इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट ऑर्गन है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। हमारे पूरे शरीर में नसों का एक बहुत बड़ा सा जाल है जो कि हमारे शरीर को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। हमें यहाँ पे चोट लगती है, मैंने यहाँ पे चुटकी काटी, ये चुटकी मुझे पता कैसे चली? ब्रेन क्योंकि कनेक्टेड है नसों के द्वारा, तो कोई भी स्टिमुली कहीं भी हो रहा है तो वो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाए, इसलिए इतनी बड़े नसों का जंजाल है। इसका पर्पस है टू कोऑर्डिनेट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आपको चोट लगी, आपको किसी ने धक्का मारा, ठीक है, तो ये चीज आपने कई बार नोटिस करी कि आपको महसूस कई बार कुछ चीज़ें थोड़ा सा लेट होती हैं, यानी आपको चोट लगी, आप तुरंत नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है 1 सेकंड का टाइम लग जाए, क्योंकि वो टाइम होता है उस जगह से इम्पल्स हमारे ब्रेन में पहुंचने में। ठीक है, तो ये नसों का काम होता है आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर में सबसे बड़ा ऑर्गन है ब्रेन, दिमाग, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है हमारी हर एक एक्टिविटी को, हमारे हर एक कार्य को और हमारी हर एक स्किल को। राइट, तो ये जो ब्रेन है ये कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, जिसमें जहाँ की सारे तरह के जो प्रोसेस हैं वो फाइनली जज किए जाते हैं कि ये सही है, गलत है, करना है, नहीं करना है, ये सारा कुछ। इसके बाद आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो कि इंस्ट्रक्शन ब्रेन से बॉडी को भेजती है। हमारा ब्रेन जो भी चीज़ सोचता है, सपोज करिए मुझे मन कर रहा है कि मैं ये बलून उठाकर फेंक दूं या फोड़ दूं, ठीक है, तो ये थॉट मेरे ब्रेन में जनरेट हुआ कि मुझे इसको फोड़ना है, लेकिन ये मेरे एक्शन में तब आएगा जब स्पाइनल कॉर्ड वो इंफॉर्मेशन को मेरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी कि मेरे ब्रेन ने सोचा और मेरा हाथ वो एक्शन करेगा। ये जिम्मेदारी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद आती हैं नसें। इसके बाद आप देखते होंगे इस पार्ट से एक बड़ा नसों का गुच्छा आपके वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके पूरे शरीर में रेडिएट करता है। ठीक है, तो स्पाइन के अंदर में एक मेजर कॉर्ड आती है, हम कहते हैं ना जैसे एक मेन तार आ रहा है, मेन तार के बाद छोटे छोटे तार होते हैं, तो जो मेन तार है वो आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड से नीचे आता है। ठीक है, और फिर वो जगह जगह सारे इंफॉर्मेशंस जो भी एक्शन करना है, जो भी कोऑर्डिनेशन करना है वो करता है। तो अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और नसों की अगर मैं बात करूं
तो आज के एरा में नसों की बहुत तकलीफें लोगों को होने लग गई हैं। बड़ा कॉमन, बहुत सिंपल, मतलब इसका कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, ये सबसे माइनर इश्यूज में से एक है, लेकिन जिसे होता है उसे तकलीफ ठीक ठाक देता है। और साइंस इसको कॉस्मेटिक का इशू मानती है, मतलब वो कहती है साइंस के हिसाब से कि इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है, बस जो नसें हैं वो पर्पल या ब्लू कलर की सुपरफिशियल हो जाती हैं, तो वो देखने में नहीं अच्छी लगती। कुछ लोगों को उससे चलने में दिक्कत होती है, पेन होता है, कुछ लोगों को और भी तकलीफें होती हैं, और कई बार वेरिकोज वेन लोगों को सालों होता है पर उन्हें समझ नहीं आता। तो इसका रीज़न क्या है? हम अगर ज़्यादा देर तक खड़े हैं, या अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें कई जगह ऐसा दिया है कि इसका एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता, लेकिन जब हम लोगों ने स्टडी करी थी तो उस टाइम हमें ये बताया गया था कि जो हमारी वीन्स होती हैं, वीन्स का एक तरीका होता है कि वो ब्लड एक तरफ फ्लो कराता है। हमारे शरीर में आर्टरीज और वीन्स दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक ब्लड को लेके आता है, दूसरा ब्लड को लेके जाता है। तो जब हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या हमारा न्यूट्रिशनल कंटेंट बॉडी का, यानी कि हमारा जो नसों का लचीलापन है, नसें कैसी हैं, खिंचती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन नसों में होता है। लेकिन अगर नसें कमज़ोर हो गई और वो खिंची लेकिन वापस अपनी जगह नहीं जा पाई, तो वो उनकी जो वीकनेस है वो कन्वर्ट हो जाती है वेरिकोज वेन में, क्योंकि उसमें जो ब्लड आया वो फिर उन जगहों पे फंस जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी कोई पाइप है, आप उसको खींच दीजिए, वो पाइप खींचने बाद अपनी जगह अगर नहीं जाएगी तो उसमें जो भी पानी या जो भी सर्कुलेशन होगा वो उन जगहों पे लम्प के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो इकट्ठा होगा फिर वो, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं है, तो वो डीऑक्सीजनेट होगा, नीले रंग का या पर्पल कलर का हो जाएगा, और वो आपके स्किन के ऊपर दिखने लग जाएगा। और फिर जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, भाई अगर आपकी वीन्स वीक है, नसें वीक है, तो दर्द भी तो होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप खड़े हैं और उस जगह पे डिपेंडेंट हैं तो वहाँ पे पेन आएगा, और पेन आने के बाद आपको तरह तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं, आपको जर्क लग सकता है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका माना गया है कि अगर इनिशियल शुरुआत है तो आप वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप जो भी विधियां हैं बहुत सारी योग प्राणायाम की आप वो करिए। और अगर ये बहुत एक्सट्रीम हो गया है और नहीं ठीक हो पाने की कंडीशन में, तब कुछ मेडिकल सिस्टम्स होते हैं जिनसे कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें लैप्रोस्कोपी भी आती है, राइट। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा नसों से रिलेटेड और बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें माइग्रेन, एपिलेप्सी, ठीक है, और बहुत सारी तरीकों की नसों से रिलेटेड समस्याएं आप बहुत नॉर्मली लोगों में देखते हैं। अब इसको भी ठीक रखने का बड़ा सारा नेचुरल तरीका है, जो कि अभी हम आगे आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने सिस्टम्स को ठीक रख सकते हैं। और बड़ा सिंपल थंब रूल है जिसको कि फॉलो करके, जिसको हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस इंसान करे, अपने शरीर के पोषक तत्वों पे ध्यान दे, हम क्या खा रहे हैं और कैसे हम इसको और बेहतर खा सकते हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें आप बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी मेडिसिन के स्वयं को ठीक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये हमारी कुछ ऐसी नर्व सेल होती है, इस तरह से हमारे शरीर में हर जगह नसों का कनेक्शन होता है। ये जो अगला लास्ट आप देख रहे हैं, ये दूसरे एक्सॉन से जाके कनेक्ट होता है, और इस तरह से हमारे शरीर में नसों का कंडक्शन, इम्पल्स का कंडक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारे शरीर के हार्मोन से रिलेटेड ऑर्गन सिस्टम है, जिसके तहत हमारे शरीर में तरह तरह के ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और उनका यूसेज होता है, ठीक है। इसका जो पर्पस है वो है हमारे शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, इसका काम है, ठीक है। अब छोटा सा एग्जाम्पल थायराइड का, छोटा सा एग्जाम्पल पीसीओएस का, छोटा सा एग्जाम्पल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। आप अगर अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखेंगे तो आप देखेंगे हार्मोन्स ठीक ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आसपास आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें थायराइड सबसे कॉमन है, राइट। तो ये जो सिस्टम है, ये उन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करना, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये आपके शरीर के ग्रोथ है, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल है हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी, थायराइड, हार्ट, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, पैनक्रियाज एंड ओवरी। इन सब जगहों से हार्मोन्स का जनरेशन होता है, तो हमें इस सिस्टम का भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम।
जिसपे कि हमारे पूरा ढांचा खड़ा है। मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि अगर ये सिस्टम हमारे शरीर में ना होता तो हम कैसे दिखते हैं। आटा सबने माड़ा है, सबने माड़ा है आटा। आटे के ऊपर आप आंखें बना दो, आटे के ऊपर आप कुछ भी बना दो और उसको उठा के ऐसे पटक दो, क्या दिखेगा? एक तो कहते हैं ना लंप। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारे शरीर को डिज़ाइन देता है, हमारा जो हम दिख रहे हैं ना एक स्ट्रक्चर, ये वो दिखाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में इसका जो पर्पस होता है ये शरीर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट देना। बोन्स नहीं होगी तो हमारे शरीर को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जो स्ट्रेंथ है शरीर की वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है इस सिस्टम के ऊपर। तो इतनी जो हड्डियां हैं हमारे शरीर में, छोटी बड़ी 206 लगभग हड्डियां होती हैं, जिससे कि हमारा पूरा ढांचा डिज़ाइन होता है। जिसके अंदर सबसे बड़ी जो बोन मानी जाती है हमारे शरीर की मेजर बोन्स में, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत वो होती है फीमर बोन, जिसको हम बोलते हैं थाई बोन, राइट। हमारे जो थाइस के पास बोन होती है। रेडियस एंड अल्नम सॉरी आपकी पैर की जो फीट की होती है। स्टर्नम हो गई आपकी ब्रेस्ट बोन, फीबिया, टिबुला, काफ बोन, ये जो स्कैपुला है शोल्डर बोन, ह्यूमरस है अपर आर्म की, क्रेनियल सर की। अच्छा जो आपका सर है पता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? जो खोपड़ी बनी है कितनी हड्डियां होती हैं पता है किसी को? इसमें नहीं लिखा है। 8 फ्लैट बोन से मिलकर हमारा ये सर बना होता है, ठीक है। फ्लैट बोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बीच में जॉइंट नहीं होता। बाकी जितनी भी हड्डियां हमारे शरीर में सब जॉइंट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हैं, पर ये जो बोन्स हैं इनमें जॉइंट नहीं होता। कहीं मिलता है आपको जॉइंट? ये फ्लैट बोन्स है और हर जगह से सूचर्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं, और इसमें कोई भी छेद या कुछ भी हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, राइट। तो ऐसे करके इतनी सारी शरीर में हमारे मेजर हड्डियां हैं, माइनर हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर को जो स्ट्रक्चर है वो देती हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम किस जगह होती है? जब पहला तो जॉइंट में तकलीफ होना, जो 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हैं उनके बीच में अगर जो जॉइंट्स हैं वो गड़बड़ हो जाए तो हमें बहुत तरह की अर्थराइटिस हो सकती है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी प्रॉब्लम जो देखी गई है वो है हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाना। यानी जब हम कैल्शियम, फास्फोरस इन सब की शरीर में कमी होती है तो हमारे शरीर को तो वो चाहिए काम करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनको खाने से नहीं मिलता तो हड्डियों से चूस लेते हैं, और हड्डियों से जब चूसेंगे तो हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ब्रिटल हो जाती है, ज़रा सी ठोकर से टूट जाती हैं, ठीक है। ज़रा सी तकलीफ से दर्द होने लग जाता है। तो ये भी जो सिस्टम है ये भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाला सिस्टम है, और अगर इसका ख्याल रखेंगे तो आपके जो शरीर का शेप है आप ऐसे लचक लचक के नहीं चलेंगे, आप स्ट्रेट वॉक करेंगे, डिसेंट वॉक करेंगे और बढ़िया तरीके से अपने शरीर को रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अगला है मस्कुलर सिस्टम, यानी हमारी वो सिस्टम जो हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड है। इसका जो पर्पस होता है ये स्केलेटल और नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर में मूवमेंट हो सके, ठीक है। हम अपने कमर को इधर उधर करें या अपने हाथ को इधर उधर करें, अपने रिस्ट को करें, ये सिर्फ हड्डियों से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो मस्कुलर सिस्टम है वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ें होती है वो होती है मसल सेल्स एंड फाइबर्स। और आजकल क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो गई है, काम धाम लोग कम करते हैं, परिश्रम कम करते हैं, हमारी सिर्फ उंगलियों में दर्द होता है और अब कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये ना काम करना भी आगे इन फ्यूचर बहुत सारी तकलीफ़ों को जन्म देता है, जिसमें फ्रोजन शोल्डर, मसल पेन, काफ मसल पेन, थाई पेन। ये पेन क्यों करते हैं? क्योंकि हम इनसे काम नहीं करवाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझिए, जो मसल्स है ना, मसल्स के अंदर प्रोटीन्स का अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उनमें पेन होगा, उनमें स्टिफनेस आ जाएगी। तो जितनी भी मसल्स हैं हमारे शरीर की, उनको स्ट्रेचिंग चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको वर्क चाहिए। अगर आप उनसे काम नहीं कराएंगे मसल से, आप मत करिए, मसल से करवाइए, लेकिन अगर उनसे नहीं कराएंगे तो उनको तकलीफ होने लग जाती है। हाँ, इम्यून सिस्टम। इसके बाद हम सिस्टम्स को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि 9 सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ से जान रहे हैं। इसके बाद आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हमारे शरीर में जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, उसके बारे में बात की जाती है। और भी 2-3 सिस्टम्स हैं जिनमें कोई ऑर्गन्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं, पर वो हमारे शरीर में काम करते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली, हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र,
ठीक है। तो इसका जो काम होता है वो होता है, क्या काम होता है, हमारे देश के सैनिकों का क्या काम है, देश की रक्षा करना। किन से, बाहरी तत्वों से, वो जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर है, इसका काम होता है हमारे शरीर से इन्फेक्शन कॉजिंग डिजीजेस के जो पैथोजेंस हैं या जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना या दूर रखना। जैसे ही ये सिस्टम कमज़ोर होता है तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है, क्योंकि हर पैथोजन, हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में इवॉल्व करना चाहता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आप सबने सुना होगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यही है कि हम सब अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए किसी के ऊपर भी चढ़ाई करने की क्षमता रखते हैं और प्रयास करते हैं। अगर हमने चढ़ाई कर ली, हम सक्सेसफुल हो गए। अब जैसे कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में अटैक करे, ठीक है, कोई भी वायरस अटैक करता है तो वायरस बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, एक एंट्री करेगा और वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स लाखों में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और एक कोविड एक ऐसा एरा था जिसमें हमने बड़े नज़दीक से, इस एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो शरीर पे अटैक करने के बाद में अपनी सेना को इतनी बड़ी बना लेना कि आपके शरीर के हर ऑर्गन को वो डैमेज कर सकता था और किया था, और करने के बाद आपके शरीर को पूरा ध्वस्त करके आपका शरीर, मतलब किसी का भी शरीर जिसका भी हुआ, उसको ख़त्म करने की टेंडेंसी रखी एक छोटे से वायरस से, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त सिस्टम है हमारे शरीर का, जो कि हमें बाहर के पैथोजन, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से बचा के रखता है। इसके अंदर में स्किन भी आता है, वाइट ब्लड सेल्स भी आती हैं। कितने लोग अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं जब कभी कराते हैं, उसमें जो WBCs आते हैं उससे आपको क्या समझ में आता है? जो WBCs होते हैं ना, ये आपके प्रतिरोधक प्रणाली के सबसे बड़े वॉरियर हैं। अगर आपके शरीर में कभी इन्फेक्शन होगा तो आप पाएंगे कि WBCs हमेशा बढ़े हुए आएंगे। बढ़े हुए इसलिए आते हैं क्योंकि ये आपकी इंटरनल सेना है जो तैयार की जाती है आपके बाहर के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। लाइकवाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे करके लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारे जो लॉस फ्लूइड है उसको वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने का काम करते हैं। WBCs हैं। स्किन है जो कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है, ये स्किन भी हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द 9 सिस्टम्स, 9 जो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है उनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत डेप्थ में तो नहीं लेकिन एक मोटा मोटा ज़रूर अंदाज़ा मिला होगा कि ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा शरीर है, किन चीज़ों से बना है, इन ऑर्गन सिस्टम का क्या काम होता है, और अगर ये ठीक प्रकार से कार्य ना करें तो हमें किस किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो जब कभी भी कोई बीमार व्यक्ति आपको मिले, किसी बीमारी के बारे में आप सुने, तो ज़रूर जानने का प्रयास करिए कि किस सिस्टम से है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस बॉडी पार्ट में ये पाया जाता है, और इसकी क्या काम होते हैं जो कि इसके खराब होने से दिक्कत में आ सकते हैं। आपको लोगों को हील करने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।